नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो एग्ज़ाम हो जा रहा है उसके पैटर्न्स के बेस पर आपके साथ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरह के सवाल और इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वी जस्ट स्टार्ट टुडे सेशन। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4 संबंधी 5 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त सवाल को। कह रहे कि दो संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। और दो संख्याएं हैं 4 संबंधे 5 के अनुपात में, का मतलब यह है कि 4 संबंधे 5 हैं। ये 4x हो गया और ये 5x हो गया। तो कह रहे हैं कि इसका ये हो गया, तो 4x और 5x का लीस्ट न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। इसको जब आप इंग्लिश वाले सेशन में देखेंगे तो एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा यहाँ 20x और वो बराबर है 180 के, तो x बराबर है 9 के। कह रहे हैं छोटी संख्या 4x बराबर 9 चौके 36 36 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि एक निश्चित राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 166.4 रुपए है तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस सवाल को लगाने का आपके साथ तरीका डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आप देख लो क्या है। अगर 2 साल के कंपाउंडिंग कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 ईयर का 8% से कंपाउंडिंग कैलकुलेशन करेंगे तो 2 साल का जो परसेंटेज रिटर्न होगा वो 8 प्लस 8 इंटू 8/100 मीन्स 16.64% होगा। और ये बराबर दे रहे हैं 166.4। क्लियर है बात? अब बच्चा समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं प्राप्त साधारण ब्याज, अगर 8% की दर से 2 साल के लिए बात करोगे तो जो रिटर्निंग सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 16% का। तो 16.64% इज इक्वल टू 166.4। तो कह रहे हैं 16% क्या होगा? तो 16% इज इक्वल टू 4/64 इंटू 16। अब बात समझने की कोशिश करो। 1664 अपॉन 2 अंक से ये 40 हो जाएगा और 2 अंक दशमलव नीचे का गुणित 16, ये कट जाएगा 10 बार और ये आंसर आपका बनेगा 160। इससे बेस्ट कोई दूसरा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अंकित ने कोई वस्तु विमल को 8% के लाभ पर बेच दी। विमल ने उसी वस्तु को चेतन को 5% के हानि पर बेच दी। अंकित मूल्य द्वारा अर्जित लाभ विमल की हानि से 91 रुपए अधिक है तो अंकित मूल्य के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अंकित के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से समझना दोस्त, सवाल कह क्या रहे हैं आपसे। सवाल का सीधा सीधा सा फंडा ये है दोस्त, समझो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अंकित ने एक वस्तु विमल को 8% के लाभ पर बेच दी। ये विमल है, यहां से 8% का लाभ हो रहा है तो प्लस हो गया। विमल ने उसी वस्तु को चेतन को 5% के हानि पर बेच दी, -5% पर बेच दिया। अंकित द्वारा अर्जित लाभ विमल की हानि से 91 रुपए अधिक है। अंकित द्वारा अर्जित लाभ विमल चेतन को बेचिए। विमल द्वारा अंकित द्वारा अर्जित लाभ विमल की हानि से 91 रुपए अधिक है। अंकित के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं बात को कि अगर अंकित के लिए वस्तु 100 रुपए की थी तो विमल के लिए वो 108 रुपए की हो गई और वो चेतन के लिए हो गई 108 गुणित 95/100 और 19 पचे 95 20 हो गया। ये इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा 102.6। अब बात समझो, क्या कह रहे हैं कि जो लाभ हो रहा है, जो लाभ है, समझो यहां से कि 108 का सामान
102.6 पर बिका, इसका मतलब 5.4 की हानि यहाँ पे है और इसको लाभ 8 का है, ठीक है, और ये लाभ कितना है 8 का, ये प्लस है ये माइनस है। तो इसका अंतर क्या कह रहे हैं, 8 माइनस 5.4 इज इक्वल टू 91। इसका मतलब ये है कि 2.6 इज इक्वल टू 91, तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा 91/2.6, या इसको 26 कर लो, ये 0 कर लो, यहाँ 100 से गुणा कर लो। 13 सते 91, 13 दूनी 26, ये 50, 5 सते 35, 100 रुपया ये आपका आ जाएगा। कैसे आएगा फिर से समझ लेते हैं। मान लिया अंकित मूल्य, अंकित के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, अंकित ने उसे विमल को 8% के लाभ पर बेचा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 108 में बेच दिया। अब यहां से हानि हो रही है कितने की, -5% का लॉस है, तो यहां से 108 का 95% 102.6 हो गया, यानी विमल ने 108 में खरीद कर 5.4 रुपए की हानि झेलते हुए 102 रुपए 6 पैसे में बेच दिया। और यहां अंकित ने इसको 8 रुपए में बेचा, तो कह रहा है कि अंकित को अर्जित लाभ विमल को हुई हानि के बीच 91 रुपए अधिक है, यानी 8 और 5.4 का अंतर जो है वो 91 रुपए के बराबर है, तो 100 बराबर 3500 रुपए के बराबर है। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बहुत सिंपल सवाल है, कम पूछ रहे हैं, तो 30 के बटा 130 गुणित 100 बराबर 300/13, 13 दूनी 26, 23 सही 1/13%, ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा। क्लियर कहानी। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को राम 8 दिन में, रहीम 16 दिन में तथा श्याम 12 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। सिंपल सवाल है कि एक कार्य को राम 8 दिन में, रहीम 16 दिन में और श्याम 12 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो आधा कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। सिंपल बात समझने की कोशिश करो दोस्तों। राम, रहीम और श्याम, राम 8 दिन, रहीम 16 दिन और श्याम 12 दिन। एलसीएम हो गया आपको 16 × 48, 8। राम का एक दिन का काम 6, 3 और 4। तो अब आप देखो कि हमको आधा काम कराना है, तो आधा काम मतलब 24 काम कितने दिन में होगा, जबकि तीनों मिलकर 6 3 9 और 4 13 काम कर डालते हैं एक दिन में। तो 24 काम करने में 13/24 एक सही 11/13, एक सही 13 और 7 और 4 4 11, हाँ ठीक है, एक सही 11/13 दिन लगेंगे आधा काम पूरा करने में। क्लियर है कहानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति x और y एक कार्य को n दिनों में कर सकते हैं। दो व्यक्ति x और y एक कार्य को n दिनों में कर सकते हैं, यदि x अकेले कार्य को n+3 दिनों में पूरा कर सकता है और y अकेले कार्य को n+12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो n का मान क्या है। तो सवाल सिर्फ वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, पैटर्न सेम है, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। बात समझने की कोशिश करो, वैसे ही लगाएंगे जैसे अब तक लगाते रहे। कह रहे हैं कि x किसी काम को अकेले n+3 दिन में कर सकता है और y उसी काम को n+12 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको पता है, n+3 और n+12, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक दिन के काम की बात करोगे तो ये n+12 आएगा, और इसका एक दिन का काम करोगे तो ये n+3 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का काम हो जाएगा 2n+15। ठीक, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, n+3 n+12 अपॉन 2n+15, और दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, n दिन में, बराबर n। तो देखो n² + 15n + 36 ये होगा इज इक्वल टू 2n² + 15n। 15n से कैंसिल हो जाएगा और n² = 36, तो n = 6। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। आगे बढ़ूं,
कर लोगे ना भाई? बस जो डिजिट था उसकी जगह पे जो अंक दिया रहता था, जो संख्या दी रहती है उसकी जगह पे वेरिएबल दे दिया। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक क्रिकेट बैट 15 रुपए के मूल्य पर बेचता है। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है कि एक दुकानदार एक क्रिकेट बैट 15 रुपए की छूट पर बेचता है जिसका अंकित मूल्य 30 रुपए है, और प्रत्येक बैट के साथ 1.5 रुपए मूल्य वाली एक गेंद मुफ्त देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति बैट उसका क्रय मूल्य कितना है? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना बस दोस्त। अंकित मूल्य यदि 30 रुपए है साथियों, अंकित मूल्य अगर 30 रुपए है तो जो उसका विक्रय मूल्य है एसपी, अब आप देखो इसको कैसे करोगे। 30 रुपए में उसने 15% की छूट दे दी, यानी 85/100, 0 5 दूनी 10 और 17 25 85, 17 तिया 51, 25.5 ये बैट का विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन इतना ही पैसा लेगा वो, लेकिन इस पैसे में वो क्या कर रहा है, 1.5 रुपए की बाल फ्री दे रहा है, यानी बैट का जो एक्चुअल है वो 24 रुपए है। बैट का जो एक्चुअल एसपी है, विक्रय मूल्य है, वो कितना है, 24 रुपए। बात समझने की कोशिश करो। 30 रुपए अंकित मूल्य पर जब आप 15% छूट दे दोगे तो 25.5 रुपए में बेचोगे बैट और बॉल दोनों, जिसमें बॉल कितने की है, 1.5 रुपीज की। तो 1.5 घटा देंगे आप अगर, तो आपको ये 24 रुपया एक्चुअल बैट का विक्रय मूल्य मिल जाएगा, और उसमें 20% का लाभ शामिल है। तो इसका मतलब है कि 120% बराबर 24 के, तो 100% बराबर 24/120 गुणित 100, 24 25 120 और 5 20 100, तो ये 20 रुपए उसका मूल्य निर्धारित हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, सही है ना? आगे बढ़ो। कह रहा है कि एक गोले का व्यास 7 सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन आपसे पूछ रहे हैं, जबकि गोले का व्यास आपको दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। गोले का आयतन सबको पता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7 और r क्यूब का मतलब 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2, क्योंकि 7 व्यास है। 7 से खत्म हो गया, 2 दूनी 4 खत्म हो गया, और ये 11 बार खत्म हो गया। तो 7 7 49 गुणित 11, 11 9 99 9, और 11 चौक 44 और 44 9 53/3, 539/3, 5 1 5 2, 5 3 5 3 1 3 2, 3 7 21, बस 17, यही होगा आपका चौथा ऑप्शन। बस इतना ही निकालो, 179.67। इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। जैसे ही मिल जाए डिजिट्स, आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल है, ए संबंधे बी बराबर 1/2 संबंधे 1/3, बी संबंधे सी बराबर 1/4 संबंधे 1/5, तो ए संबंधे बी संबंधे सी कितने के बराबर होगा? ठीक है, ध्यान दो। ए संबंधे बी है किसके बराबर? 1/2 संबंधे 1/3, या इसको आप कह सकते हैं 6 से कर लेंगे तो 3 संबंधे 2, और बी संबंधे सी बराबर है 1/4 संबंधे 1/5, यानी 20, ये 5 संबंधे 4। अब देखो ए बी सी, 3 2 5 4, 15 संबंधे 10 संबंधे 8। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? करना क्या है भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 से गुणा कर देना है, 4 5 का एलसीएम 20, 20 से गुणा कर देना है। अगला सवाल, 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाह्य त्रिज्या वाले गेंद बनाई जाती है। गेंद को बनाने में कितनी सामग्री आवश्यक होगी? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बाह्य त्रिज्या के आयतन से आंतरिक त्रिज्या के का आयतन वाला घटा देंगे भाग, आपको गेंद का आयतन पता चल जाएगा। जैसे ये बॉल है, सपोज करो
अब इसकी त्रिज्या 2 है तो और इसकी त्रिज्या 3 है, तो 3 वाले में से 2 वाला घटा देंगे तो ये बॉल का जो लेयर है, जो परत है, इसका आयतन निकल आएगा। तो 4 बॉल है ना, तो 4/3 पाई r³ r1³ माइनस 4/3 पाई r2³। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं और r1 हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ही है ना, 27 8 मतलब 4/3 गुणित 19 पाई या 1976/3 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल, समझिएगा। समझिएगा दोस्त, सेंस क्या है कहने का। 27 रुपया कितना हो गया, 64 रुपया, कितने साल में, 3 साल में। यही है मतलब इसका। 27 रुपया 64 रुपया हो गया, यानी 3 रुपया कितना हो गया, क्यूब रूट ले लें अगर तो 1 साल में कितना हो गया, 8 हो गया, नहीं 4 4 चौके 16 चौका 64, यानी 3 रुपया 1 साल में 4 रुपया हो गया। तो दर बराबर 1/3 गुणित 100, 1 बढ़ा 3 पे बराबर 33 सही 1/3%। ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, कह क्या रहे हैं। अब ये तो सवाल बिना पेन पेपर का है दोस्त, आपको कहीं से कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। 625 का 25, 144 में जोड़ दिया 169 हो गया, 169 का वर्गमूल 13, 36 और 13 जोड़ दिया 49 हो गया 7, और 7 और 9 जोड़ दिया 16, 16 का वर्गमूल ले लिया 4, आपका आंसर हो गया 4। खत्म कहानी। देखो ये कितना हो जाएगा, 625 का 25, 125 और 144 और 25 जोड़ा 169, ये कितना हो गया 13, 13 और 36 जोड़ा 49, 49 और 13 49 का ही हो गया 7, और 9 7 16, 16 का वर्गमूल की बात करोगे तो 4 आ जाएगा। यही 4 आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला सवाल है कि एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल, देखो कैसे लगाओगे, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला पता होना चाहिए आपको। देखो क्या करना है आपको, विकर्ण दे रहे हैं तो विकर्ण क्या होता है, √L² + B² और +H² = 11, या यूं कह सकते हैं आप कि L² + B² + H² = 121, ये एक नंबर। इसके अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + LH = 240, ये 2 नंबर। और अपने पास एक बड़ा शानदार फॉर्मूला है अलजेब्रा का, L + B + H का होल स्क्वायर = L² + B² + H² प्लस 2LB + BH + LH। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये 121 + 240 यानी 361, किसके बराबर, L + B + H के होल स्क्वायर के। तो L + B + H क्या हो जाएगा, 19। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति P और Q 15 किमी लंबे पैदल पथ पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। P 3.5 किमी प्रति घंटा की गति से और Q 2.5 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो कितने समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 15 किमी और चालें जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशाओं में गतिमान, 3 2 5 1 6, यानी 2.5 घंटा, यानी 2 घंटे 30 मिनट। ये आपका आंसर होगा। क्लियर कहानी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि निखिल ने अपनी एक पुरानी कार 1,25,000 रुपए में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 16,500 रुपए व्यय किए और 12% के लाभ पर बेच दिया।
इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं आपको बस कैलकुलेशन दे रहा हूं कि अगर 1,25,000 रुपए में खरीदा, 16,500 रुपए उसके रिपेयरिंग पे खर्च किए, तो उसने 500 ये और 6 5 11, 2 1 3 1 4, 1,41,500 रुपए व्यय किए और इसको 12% के लाभ पर बेचना है, तो 112/100 इसको सॉल्व कर लोगे। ये आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर होगा 1,58,480। ठीक, सिलेक्शन गुरुजी के एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स के स्पेशल सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एसएससी जीडी के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।